वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए एक ऐसी यूनिट लेकर आए जिसमें कि कम से कम मेहनत और मार्क्स सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूनिट का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चैप्टर का नाम भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है ये आएगा आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो 5 मार्क्स में ये आएगा 5 मार्क्स प्लस 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से एक तो होगा एमसीक्यू टाइप और एक क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन का। असर्शन और रीजन टाइप, एक होगा एमसीक्यू टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा असर्शन रीजन का। लेकिन जो ये वाली जो असाइनमेंट हमने तैयार किया आपके लिए है 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स आपको मार्च 2026 में जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट से और ऑप्टिक्स से और एक सेमीकंडक्टर से। तो देखिए सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन आएंगे जैसे ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो लास्ट ईयर का पैटर्न ही वो लोग इस बार फॉलो कर रहे हैं 2026 में भी। तो इस तरह से ही आएगा आपको और इसमें चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम भी चॉइस देखने को नहीं मिली थी, तो इस बार भी इसमें चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे ऑप्टिक्स का और अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें आपको चॉइस देखने को जरूर मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आया था सीरीज ए में 2025। तो 2 पार्ट में आएगा ये। 2.5 नंबर का ऊपर वाला होगा 2.5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आएगा और 2.5 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये बनेगा 5 मार्क्स का। और इन फ्यूचर कोई भी ईयर होगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सेम रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मार्क्स का जो वेटेज है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर देखिए जो इस साल जो रहने वाला है 2026 के लिए, तो 2026 के लिए क्वेश्चन आएगा पार्ट में, पार्ट ए और बी। 2.5 नंबर का पहला वाला होगा, 2.5 मार्क्स का सेकंड वन होगा। और सीरीज ए में देखिए क्वेश्चन आया था टर्म्स डिप्लीशन लेयर, फिर आया था सर्किट डायग्राम बनाओ, बीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओ पीएन जंक्शन डायोड की, और फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों केस में था। फिर आया था व्हाट इज द रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर गिविंग इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट बनानी है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट आया था वो थोड़ा जैसा न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, बस ये नॉलेज वाला ही था। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन आया था वो भी देखिए कहां से आया था। डिफाइन डोपिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना था। और इसका जो सेकंड पार्ट आया था 2025 में सी में, एक्सप्लेन हाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके लिए लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताओ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में बताओ, एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बताइए, और वर्किंग ऑफ डायोड एज अ हाफ वेव। फुल वेव आ गया था, हाफ वेव के चांसेस है। और एक्सप्लेन द फॉरवर्ड वाइजिंग एंड रिवर्स वाइजिंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। फिर व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड। फिर आपके पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन यहां पर देखो फर्क क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। और लास्ट वाला था सिंपल। जब सिंपल आए तो सिंपल आपने डिफरेंस लिखना, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने इसका डिफरेंस बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, डिफरेंट है। व्हाई इज द सेमीकंडक्टर डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट। फिर है जी हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद राइज इन टेम्परेचर एंड व्हाई। तो ये है 10 से 12 क्वेश्चन है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। और इस साल जैसे कि आपको पता है कि साल जो सीरीज है, सीरीज क्या रहने वाली है, सीरीज डिफरेंट रहने वाली है और क्वेश्चन रहेंगे सेम, तो इसलिए ज्यादा चॉइस भी नहीं है। तो इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी पार्ट्स में। डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन किस तरह से, कितना लिखना है आपने, और डायग्राम कौन कौन से क्वेश्चन में बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट में, एक्सप्लेन टर्म डिप्लेशन लेयर इन द जंक्शन डायोड। सिंपल सा आया था कि डिप्लीशन लेयर को एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद आया था यूजिंग द सर्किट डायग्राम शो हाउ VI characteristic voltage current characteristics of a PN junction are obtained in forward biasing and reverse biasing। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपने डिप्लीशन लेयर की एक हेडिंग लिख देनी है। तो उसके बीच की डेफिनेशन देखिए क्या है,
कि space charge region on the both sides of p-n junction which has immobile ions and devoid of any charge carrier will form a region called depletion layer. ओके, तो इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे डिप्लीशन लेयर का। हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर का डायग्राम इस तरह से, मान लीजिए है P और ये वाला है N वाला रीजन। तो इसके बीच में क्या होगा कि इसके बीच में एक लेयर बनेगी, ये वाली लेयर, मान लीजिए वाली एक लेयर क्रिएट होती है, और लेयर में क्या होगा, इस वाली लेयर में इमोबाइल साइंस होंगे। अगर ये है P टाइप, ये P टाइप और ये दूसरा वाला है N टाइप, P टाइप और दूसरा है N टाइप। तो इसके बीच में जो लेयर जनरेट होगी, तो लेयर जो जनरेट होगी, तो देखिए लेयर में क्या होगा, लेयर में होंगे इमोबाइल आइंस। इमोबाइल आइंस P है पॉजिटिव, इसकी तरफ होंगे नेगेटिव इमोबाइल आइंस, नेगेटिव इमोबाइल आइंस। और जो है N टाइप्स, तो N टाइप्स की तरफ होंगे पॉजिटिव इमोबाइल आइंस, पॉजिटिव इमोबाइल आइंस। इस तरफ होंगे पॉजिटिव इमोबाइल आइंस। और जो ये लेयर बनेगी यहां से लेके यहां तक, ये वाली यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर एक ऐसी लेयर जो क्या करती है, स्टॉप कर देती है चार्ज कैरियर को पॉइंट P से N की तरफ जाने में और N से P की तरफ आने में। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, इमोबाइल से एक लेयर बनाते हैं, जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका जो सेकंड पार्ट था, इसमें पहले वाले में क्या करना है, 2.5 मार्क्स के लिए, तो इसके लिए डिप्लीशन लेयर बनाई। डिप्लीशन लेयर के बाद आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो, और डेफिनेशन के बाद आपने एक डायग्राम बना देना। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में देखिए देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डायोड करता दो तरह से काम, एक करता फॉरवर्ड वाइज में काम और एक डायोड करता है रिवर्स वाइज के केस में काम। तो सबसे पहले देखिए एक होगी इसकी फॉरवर्ड वाइजिंग और एक केस होगा इसका किसका, एक केस होगा जिसका रिवर्स वाइजिंग के केस में। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो देखिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या होता है, दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज अप्लाई टू द पीएन जंक्शन एंड फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइजिंग वाली, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब इस ये ग्राफ यहां पे हमने बनाया हुआ है, तो ग्राफ में देखिए क्या होगा, ये वाला पॉइंट है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। जब क्या करते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव वाला कनेक्शन किसके साथ कनेक्ट हो, पी के, यहां पर वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया है, ठीक है ना। तो वेरिएबल रेजिस्टर के साथ देखिए ये एमीटर यूज किया गया, और ये पैरेलल में, सीरीज में हम लोग यूज करते हैं एमीटर को, और पैरेलल में हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर को। और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट हमने कनेक्ट किया बैटरी का टर्मिनल किसके साथ, पी टाइप के साथ, और नेगेटिव वाला कनेक्ट किया है किसके साथ, एन टाइप के साथ। तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइजिंग। तो ये है फॉरवर्ड वाइजिंग। तो फॉरवर्ड वाइजिंग के केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड वाइज के केस में जो डायोड होता है एकदम से काम करना शुरू नहीं करता। ये डायोड क्या करता है, डायोड थोड़ी सी वोल्टेज पहले लेता है, ठीक ना। उस वोल्टेज कहां से आगे, कौन सी वोल्टेज से आगे डायोड काम करना शुरू करता है, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज का मतलब है उस वक्त क्या होता है, डायोड घुटने पर होता है और उसके बाद से भागना शुरू, जैसे बोलते हैं नी पर हो, तो नी का मतलब, नी वोल्टेज का मतलब उस वक्त वो अभी एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव हो उसके बाद होगा। It is that forward voltage beyond which the current through the junction start increasing। ये तब तक करंट इंक्रीज नहीं होता है, रैपिडली और एकदम से इंक्रीज हो जाता है विद वोल्टेज शोइंग द लीनियर वेरिएशन, बट बिलो द नी वोल्टेज द वेरिएशन इज नॉन लीनियर। यहां पर देखिए इस ग्राफ की अगर बात करें तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसके बीच में बना हुआ है, ये बना है फॉरवर्ड करंट के बीच में और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में। और करंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो नी वोल्टेज होती है, इसकी नी वोल्टेज है 0.2 के करीब। तो इसकी जो नी वोल्टेज है 0. किसकी नी वोल्टेज है, ये है जर्मेनियम की। जर्मेनियम की नी वोल्टेज 0.2 होती है और सिलिकॉन की होती है 0.7। मतलब ये हुआ कि 0.2 के बाद ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एकदम से बढ़ना, रैपिडली बढ़ना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है 0.2 के बाद एकदम से इंक्रीज होना, ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो डायोड है, डायोड एक्टिव हो जाता है कौन सी वोल्टेज के आगे, नी वोल्टेज कितनी 0.2 के बाद। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी फॉरवर्ड करंट जो मिलता है डायोड के अक्रॉस, जो फॉरवर्ड करंट मिलता है वो मिली एम्पियर में,
रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में मिलेगा, इसमें कितना मिलता है, इसमें मिलता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब है जो करंट जो मिलेगा वो मिलेगा 10⁻³ एम्पियर के करीब मिलेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये कौन सा था, ये था फॉरवर्ड का केस। इसी क्वेश्चन का सेकंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स का केस। तो देखिए इसी क्वेश्चन का जो रिवर्स का केस है, रिवर्स वाले केस में देखिए ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका ग्राफ अलग से। रिवर्स वाला केस है, दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन एंड रिवर्स करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जैसे उसमें नी वोल्टेज थी, इसमें होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आपके पास ये वाली आएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां पर देखिए इसका ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। पहले तो यहां पर देखो रिवर्स वाइजिंग क्या होती है, रिवर्स वाइजिंग होती है जब हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं पी साइड ऑफ किसके साथ, पी के साथ, ठीक है ना, पी टाइप के साथ हम लोग क्या यूज करें, हम लोग कनेक्ट करें नेगेटिव टर्मिनल, और एन की तरफ हम लोग क्या कनेक्ट करें, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करें। तो ये बोल सकते हो कि इसका जो ये नेगेटिव टर्मिनल पी के साथ जब कनेक्ट करे तो ये रिवर्स वाइजिंग हो जाता है। ये रियोस्टेट है यहाँ पे रेजिस्टेंस को बदलने के लिए, यहाँ पे हम लोग इसको बदलेंगे, रेजिस्टेंस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया गया, तो वेरिएबल रेजिस्टर को यूज करके हम लोग जो ग्राफ है इसके, ये प्रैक्टिकल एक तरह का +2 का प्रैक्टिकल होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसमें ग्राफ में देखिए करंट नीचे की तरफ है, वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज है ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स है, उल्टा ही है, ठीक है ना। रिवर्स वोल्टेज के केस में क्या होता है कि जो करंट मिलता है, करंट मिलता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब बहुत कम करंट मिलता है, 10⁻⁻⁶। ये सोच के चलो कि रिवर्स के केस में डायोड क्या करता है, काम करना धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए बोलते हैं इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो ब्रेक डाउन मतलब डायोड को क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज के आपने एक डेफिनेशन भी लिखनी साथ में कि रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज a diode can handle before a large reverse current flow which can damage the device or diode, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो डायोड, एक डायोड जिसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और उसके बाद डायोड क्या हो जाता है, लार्ज फ्लो ऑफ करंट की वजह से एकदम से वो गर्म हो जाएगा, ठीक है ना डायोड, और वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और डायोड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो आपने लिखना है रिवर्स के लिए केस भी और फॉरवर्ड का केस भी, जैसा पूछा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एचई बोर्ड में स्टेप मार्किंग भी इस साल से शुरू। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर और गिविंग इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। फिर दूसरा है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुल रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट फ्रीक्वेंसी। पहला देखिए, पहले तो रेक्टिफायर के बारे में पूछा था, पहला पार्ट कर लेते हैं पहले डिस्कस। तो रेक्टिफायर के बारे में पूछते हो, रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए रेक्टिफायर क्या होता है। जैसे हमारा सेल फोन हो, जैसे हमारा जो मोबाइल फोन होता है, ठीक है ना, मोबाइल फोन किस पे वर्क करता है, ये करता है, इसको चाहिए कौन सा करंट, इसको चाहिए डीसी करंट। लेकिन घरों में क्या आता है, घरों में तो एसी करंट आता है, इसलिए हमारे पास होता है चार्जर। तो चार्जर को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, चार्जर को जैसे ही हम लोग प्लग इन करते हैं, तो चार्जर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उस वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है। जैसे मान लो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट से वो 10 वोल्ट में लेकर आएगा उसको, और उसके बाद क्या करेगा, वो तो अल्टरनेटिंग करंट है, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, डायोड का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, जो रेक्टिफायर उसमें लगे होते हैं, तो रेक्टिफायर क्या करते हैं, रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देते हैं डीसी करंट में, तब जाके हमारा फोन क्या होता है, चार्जिंग पे चला जाता है, और चार्जिंग के बाद आप फोन का यूज कर सकते हो। तो देखिए रेक्टिफायर कैसे काम करता है, और बताया भी गया है किसके बारे में, बात करनी है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव सर्किट डायग्राम की हेल्प से, तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में ये है इनपुट, ये वाली टर्म है इनपुट, इनपुट, और ये है उसकी आउटपुट। आउटपुट कैसे रहती है,
और आउटपुट मिलेगी इसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टर ए और बी, ये इसके अक्रॉस हमें मिलेगी आउटपुट लोड आर एल। और यहां पर देखिए इनपुट क्या है, इनपुट है एसी अल्टरनेटिंग करंट, और जो आउटपुट है डीसी। रेक्टिफायर का यही काम है। अब क्या होता है, यहां पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि एसी करंट तो इस तरह से होता है, एसी करंट में क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह का उसमें साइकिल होगा। अब देखिए व्हेन अ पॉजिटिव साइकिल, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ is set up in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF is such that upper end of the secondary coil becomes positive while the lower end becomes negative. अब क्या बोल रहे हैं कि जब पहला केस आता है तो देखो पहले केस में क्या होगा कि जो अपर एंड है ये वाला बन जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला एंड क्या बन जाता है कॉइल का, ये बनता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये वाला कॉइल का ये पॉजिटिव बन जाता है और ये क्या बन जाता है, ये बनता है नेगेटिव। तो क्या होगा कि हमें पता है कि डायोड कब काम करते हैं, डायोड तभी काम करते हैं जब इसके साथ में ये P है डायोड का और ये N है, P के साथ में क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला जो डायोड है ये बन जाता है फॉरवर्ड वाइज, ये हो जाता है फॉरवर्ड वाइज। और इसमें देखिए ये P था और ये क्या है N, P के साथ जब नेगेटिव आ जाए तो P के साथ जब नेगेटिव आए तो ये बनेगा रिवर्स वाइज। ये वाला डायोड कैसा बनेगा, ये वाला डायोड बनेगा रिवर्स वाइज का, और ये वाला बन गया फॉरवर्ड वाइज का और ये बन गया रिवर्स वाइज का। तो इस केस में क्या होगा कि ये करंट को जाने देगा, तो देखिए 10 डायोड D1 acts as forward wise and D2 is reverse wise. So the current due to D1 flows through the circuit across the load resistance. तो ये वाला करंट को जाने देगा, ये वाला करंट को क्या कर देगा, इसमें करंट क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स वाइज। तो सिर्फ एक आउटपुट मिलेगी कौन सी, ये पॉजिटिव के लिए, ये वाला ये देगा आउटपुट किसकी, इसने आउटपुट दे दिया इसने D1 का आउटपुट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद आप अपने इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसका जो सेकंड हाफ था, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट ऑफ एसी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये है एसी और ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब बारी आई इसकी नेगेटिव की, इस वाले की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल ये था आउटपुट कैसा था, आउटपुट था डीसी और आउटपुट हमने निकालनी थी इसके थ्रू। एक और दो डायग्राम बना देना आपने, ठीक है ना। अब बारी है इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल की, पहले उसकी बारी थी पॉजिटिव वाले की, अब नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि ऑफ इनपुट सिग्नल फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ये ट्रांसफार्मर है, ये जो है ना ये है ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, ये वाली सेकेंडरी कॉइल और ये वाली कौन सी है, प्राइमरी कॉइल। तो देखिए इसमें क्या होगा, the direction of induced EMF is such that upper end of secondary coil becomes negative और lower, तो ये बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला एंड है ये बन जाता है नेगेटिव और नीचे वाला क्या बन जाता है पॉजिटिव। अब क्या होगा इस केस में जैसे कि मैंने कहा था कि ये है P और ये है जी N, ये है P और ये है N। तो P के साथ क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तभी वो वर्क करता है। तो इस बार क्या होगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड, ये करंट को जाने देगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स। तो रिवर्स वाला करंट को जाने नहीं देगा और इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो जाएगा किसके पास, लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस, और हमें आउटपुट बाहर मिल जाएगी। तो आउटपुट देखिए जैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगी तो आउटपुट में क्या होगा, ये D1 के लिए आउटपुट देता है और ये देता है D2 के, ये पॉजिटिव के लिए आउटपुट देता है, ये किसके लिए देता है, नेगेटिव के लिए आउटपुट देता है। देखो कलर से भी आप मैच कर सकते हो। उसी तरह से ये अगेन फिर से D1 के लिए आउटपुट देगा और ये किसके लिए देगा, ये D2 के लिए आउटपुट देगा। तो इसका जो फायदा है, ठीक है ना, तो आप इसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। बस आपने ये ध्यान रखना है, इस पूरे सेटअप में ये वाला जो सेटअप है यहां से लेके यहां तक, ये है ट्रांसफार्मर का सेटअप। पीछे वाले में भी आपने ट्रांसफार्मर आप उसको मेंशन कर सकते हो, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल और ये दूसरी वाली ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल।
अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, ये फॉर्मूला था फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो ये है, अगर इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। और अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ 50, तो ये बनेगा एफ नॉट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज के इक्वल। तो ये पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी थी, तो हाफ वेव के लिए 50 रहेगी और फुल वेव के लिए कितनी हो जाएगी, ये 100 हर्ट्ज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2025 सीरीज सी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहला जो इसका पार्ट है इसमें पूछा गया था डिफाइन डोपिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। फिर दूसरा था एक्सप्लेन हाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो पहला क्वेश्चन इसका 2.5 मार्क्स का 2.5 नंबर के लिए, तो वो था डोपिंग के बारे में। तो डोपिंग में देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, डोपिंग में लिख सकते हैं द प्रोसेस, डोपिंग क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करना सो दैट उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये है द प्रोसेस ऑफ एडिंग सुटेबल इंप्योरिटीज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है ना, तो डोपिंग की डेफिनेशन पूछी, उतना ही लिखा। फिर उसके बारे में पूछा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या क्या फर्क है। तो देखिए कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर में क्या है, सॉलिड इन विच बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर पार्शियली फिल्ड, या वो पार्शियली फिल्ड होंगे, और क्या होता है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप इज नोन एज मेटल और कंडक्टर। इनमें क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ओवरलैप हुए, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में आप देख, और इसमें बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में क्या करते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं। ये कैसे करते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना। इसमें बोल सकते हैं कि एक ही तरह का बैंड है इसमें। तो इसमें पहले वाले में क्या होगा, कंडक्टर के केस में कि ये ओवरलैप कर जाते हैं। फिर दूसरा, अगर मैं इंसुलेटर के बारे में बात करें तो देखिए इंसुलेटर में लिखा है कि द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड बोथ द बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फॉरवर्ड एनर्जी गैप। तो ये मेन कि मतलब इसमें एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है एनर्जी गैप। तो देखिए ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड ये क्या होता है, ये फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा वाला क्या होता है, ये होता है पूरी तरह से एम्प्टी और एनर्जी गैप होता है इसमें बहुत ज्यादा। तीसरा देखिए सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अगर मैं बारे में बात करें तो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें एनर्जी गैप इन विच द फॉरवर्ड एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। और ये कितना होता है, ये होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका बैलेंस बैंड। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये तो क्या होता है, ये फुली फील्ड भी होता है और थोड़ा सा पार्शियल फील्ड भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस और सॉरी ये होगा ना फुली फील्ड, लेकिन ये वाला क्या होता है, ये एम्प्टी भी हो सकता है और ये पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो ये क्या बिहेव करता है, ये होता है इंसुलेटर। लेकिन एट रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं और गेन करने के बाद ये जंप कर सकते हैं किसकी तरफ, थोड़ी सी कंडक्टिविटी होती है एट रूम टेम्परेचर। तो बस आपने इतना सा लिखना है कि कंडक्टर केस में ओवरलैप करते हैं दोनों बैंड, और इंसुलेटर के केस में इनमें जो गैप रहता है ये रहता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के बारे में तो सेमीकंडक्टर के केस में इनका जो गैप होता है वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना आपने लिखना है, तो 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट नहीं है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं या मिलावट करते हैं, फिर ये दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो यहां पर देखिए व्हेन अ सुटेबल पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी वो होती है एक ऐसा एटम जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जिसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो।
टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये है हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। वी गेट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसमें डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो देखिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम जैसे आर्सेनिक, यहाँ पे सारे के सारे ये है हमारे सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। जब इसमें आर्सेनिक को डाल देंगे तो ये सिलिकॉन है, एक क्रिस्टल, ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है एक सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो इसमें देखिए क्या होगा कि हमें पता है कि सिलिकॉन के जो आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है, और उसको कितने रिक्वायर्ड, उसको भी 4 चाहिए। लेकिन आर्सेनिक में होते 5, 5 में से 4 तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा, शेयर कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, और उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी मूवमेंट अर परे चलती रहती है। तो यहां पर देखिए सेम यही चीज है कि इट रिप्लेसेस सिलिकॉन एंड सेटल्स दिस आर्सेनिक एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द नेबरिंग 4 सेमीकंडक्टर एटम। 4 एटम को देता है ये सेमीकंडक्टर, यहां पर देखो 1 2 3 4 एटम को एक एक तो दे दिए, एक बच गया फिर से एक्स्ट्रा। The fifth valence electron, ये मेन लाइन, the fifth valence electron is free electron and move randomly through the crystal. In this way, number of free electrons are available in crystal when a small amount of pentavalent impurity is added to the silicon crystal. फिर लिखा majority charge carrier in this type semiconductor are electrons and minority charge carrier are holes which are थर्मली जनरेटेड। बस इसमें क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब उसमें होल्स की डेंसिटी ज्यादा। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, और एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है वो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। बस इतना ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनाते हैं जब उसमें क्या डालते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम में बच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हेन पेंटावेलेंट, जैसे अभी डिस्कस किया था ना, व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लाइक आर्सेनिक और एंटीमनी आर एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो ये होते हैं कौन से, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जब ऐसे एटम जिनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर देखिए गैलियम, इंडियम जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किए जाएंगे तो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और होल्स क्या होता है, कम होते हैं। फिर इसमें मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में क्या होता है, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन होल डेंसिटी। तो ये भी सिंपल पॉइंट है कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, और यहाँ पे द होल डेंसिटी इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप ये वाला एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। तीसरा, डोनर एनर्जी लेवल लाइज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। इसमें होता है डोनर एनर्जी लेवल और इसमें होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन के नीचे होता है, कंडक्शन बैंड के नीचे। 2 बैंड होते हैं ना, एक नीचे बैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड। तो जो एन टाइप है उसमें ये, इसको समझ लो डोनर वाला कंडक्शन बैंड के साथ में, और जो दूसरा एक्सेप्टर लेवल आता है वो आता है किसमें, बैलेंस बैंड के साथ में। तो ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं और इसी तरह से आपने लिखना है जिस तरह से यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आ ही गया। तो देखिए इसके बीच में सबसे पहले आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखना है, फिर आपने लिखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये है प्योर ग्रुप, 4th एलिमेंट। तो 4th एलिमेंट के जो ग्रुप होता है जिसमें प्योर में क्या आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ये आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रुप 3rd और ग्रुप 5th एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब डोप किए जाते हैं। ठीक है ना, डोपिंग की जाती है। तो ग्रुप 4th एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो कि अगर सिलिकॉन के साथ आपने क्या किया, ये बनते हैं एन टाइप और पी टाइप बनता है। ठीक है ना, सिलिकॉन के साथ अगर मैंने आर्सेनिक जोड़ दिया तो ये बनता है एन टाइप। इंप्योर, ये होते हैं इंप्योर।
ये होते हैं प्योर और ये क्या होता है, ये होता है इम्प्योर। आप लिख सकते हो यहाँ पे इम्प्योर होते हैं। और अगर आपने सिलिकॉन के साथ में मान लो इंडियम ऐड कर दिया, तो इंडियम ऐड कर दिया तो ये बनेगा पी टाइप। ये पेंटावेलेंट डाल दी, और इसमें कौन सी पेंटावेलेंट का मतलब है ग्रुप फिफ्थ का डाल दिया, और दूसरा वाला है ग्रुप थर्ड का डाल दिया, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने 3 थे। तो ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रुप फोर्थ एलिमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इसमें है कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइट, मतलब कंडक्टिविटी इज ओनली स्लाइड्स, और या हम लोग बोल सकते हैं लो कंडक्टिविटी। इस केस में क्या होता है, इसमें आती है लो कंडक्टिविटी। और इसकी जो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। कैसे की जाती है, बाय डोपिंग, ठीक है ना। डोपिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिव डोपिंग मतलब मिलावट क्यों की जाती है, मिलावट इसमें की जाती है किसके लिए, इसमें मिलावट की जाती है कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। फिर थर्ड में देखो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एडेड। तो ये बोलते हैं कि कंडक्टिविटी डिपेंड करते हैं कि कितनी आपने इंप्योरिटी ऐड किया, और टेम्परेचर पे तो करती। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने बोला था दो तरह के बनते हैं, एक बनता है एन टाइप और एक बनता है एन टाइप और एक बनता है पी टाइप। तो एन टाइप में क्या बोल रहे हैं, इन एन टाइप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल्स, और पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डिपेंड करता है कि एन टाइप है या पी टाइप है। तो आपने 3 मार्क्स के लिए इतना आप लिख सकते हो। और ये 2 पार्ट में भी आ सकता है कि पहले पार्ट में आ गया डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, और दूसरे पार्ट में आ गया डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या लेना है कि कंसीडर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L। एक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी है, ये वाला पॉइंट है उसका P और ये वाला पॉइंट है उसका Q, और इनके बीच की लेंथ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड टू दी पोटेंशियल ऑफ अ डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एरिया है A। इसमें जो करंट है, तो देखिए टोटल जो करंट होगा पूरे सर्किट में, जो टोटल करंट है वो क्या होगा, टोटल करंट होगा सम ऑफ, यहां पर देखिए क्या होगा, पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी की तरफ, और इसमें जो होल्स है, ठीक है ना, या पॉजिटिव आइंस जिसको बोले, तो जो पॉजिटिव आइंस है वो भागेंगे किसके, नेगेटिव तरफ। इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे, होल्स भागेंगे दूसरी तरफ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसको बोलते हैं ई। और क्या होगा, यहाँ पे जो करंट होगा, करंट का जो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर ये होगा किसकी हेल्प से, ये होगा IH प्लस IE। अब क्या होगा जी, IH को क्या लिखेंगे, IH को लिखते हैं जैसे हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, NHE, और ये होगा VH है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर इस सिमिलरली मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, तो ये आएगा NEE और ये होगा VE। तो जब इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, तो ये बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन, इसके बाद वाला बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आ गया, इस तरह से लिख सकते हैं, ए को डिवाइड में लिख देंगे तो ये बनेगा करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू E NH प्लस BH, और उसके बाद ये आएगा NE और B, ये यहाँ पे कुछ नहीं, E है यहाँ पे कॉमन बाहर। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी इसके अक्रॉस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी वो वोल्टेज अपॉन क्या होता है, लेंथ, और एज वी नो दैट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस रो L अपॉन A। यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, L फाइंड आउट करेंगे, ये बनेगा RA अपॉन रो, और हमें पता है जी E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू होता है B अपॉन L। तो L की वैल्यू को इसमें डालना है यहां पर, तो ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, B अपॉन RA रो, E अपॉन रो, B अपॉन क्या हो जाएगा RA, तो I B अपॉन R क्या होता है, ये होता है B अपॉन I क्या होता है, B अपॉन I होता है किसके इक्वल, B अपॉन R, सॉरी B अपॉन R होता है किसके इक्वल, I के इक्वल, ए रहा एज इट इज। तो इसके बाद देखिए यहां से आगे क्या होगा एक्सप्रेशन,
ये बना E अपॉन रो इज इक्वल टू I अपॉन ए। अब I अपॉन ए तो हमने निकाला हुआ था, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें, तो देखिए ये बनेगा E अपॉन रो इज इक्वल टू E एन एच वी एच प्लस एन ई और बी ई। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, E को ले जाएंगे डिवाइड में, तो E जब इसके डिवाइड में जाएगा पूरी टर्म के, तो आपने इसको डिवाइड में ले जाना है, NH को रखना एज इट इज इसके डिवाइड में VH अपॉन E। क्यों, ये मोबिलिटी बनेगी, तो ये आएगा NE और ये बनेगा VE अपॉन E, VE अपॉन E। ये बना G, और हमें पता है कि VH अपॉन E इज इक्वल टू आया म्यू H के इक्वल, और दूसरा आया VE अपॉन E इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, ये आया म्यू E के इक्वल। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू ये आएगा E, और E के बाद क्या होगा, ये E के बाद होगा ये NH और दूसरा होगा म्यू H, ये होगा म्यू H प्लस फिर दूसरा आएगा NE और दूसरा आएगा जी म्यू E के इक्वल, और 1 अपॉन रो रेसिस्टिविटी होता है सिग्मा के इक्वल, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, तो ये आएगा E और ये आएगा NH म्यू H प्लस NE और ये आएगा म्यू E के इक्वल। तो ये होगा जी एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल वेव की तरह ये हाफ वेव वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें लिखा है, विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी सर्किट डायग्राम गिव वर्किंग ऑफ डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन है रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ एसी। ठीक है ना, ये हाफ वेव को क्या कर पाता है, रेक्टिफाई कर पाता है। 1/2 AC into DC is called हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर वर्किंग तो इसकी सेम रहेगी एज इट इज, तो वर्किंग में देखिए व्हेन अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, उसी की तरह सेम इनपुट सिग्नल फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल एंड induced EMF is set up in the secondary coil due to mutual induction. The direction of induced EMF is such that upper end of the secondary coil becomes positive and lower end becomes negative. Since upper ends of secondary coil is connected to P side of the diode. यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, ये है हमारा इनपुट AC इनपुट, ये है AC इनपुट, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि डायोड डायरेक्ट रेक्टिफायर डायरेक्ट नहीं लगता, रेक्टिफायर से पहले ट्रांसफॉर्मर होता है, ये है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की ये है प्राइमरी कॉइल, ये वाली है प्राइमरी कॉइल, और ये वाली होती है सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर की। तो इनपुट एसी में देखिए ये वाला होता है पॉजिटिव साइकिल, जिसके बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, और ये वाला इसका नेगेटिव हाफ साइकिल, ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहां पर क्या लिखा हो कि the direction of induced EMF is such that upper end of secondary coil, ये secondary coil का जो upper end है becomes positive and lower end becomes negative। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड क्या बन जाता है, पॉजिटिव, और ये होता है इसका P और ये होता है इसका N, और इसमें होता है एक ही डायोड। फुल वेव में थे 2 डायोड, इसमें होता है सिर्फ एक डायोड। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा वाला एंड क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो पॉजिटिव बनने की वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया फॉरवर्ड, ये सर्किट क्या बन गया, फॉरवर्ड वाला सर्किट बन गया। तो जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके अक्रॉस क्या मिलेगी, इसके अक्रॉस मिलेगी आउटपुट, इसके अक्रॉस क्या मिल गई, आउटपुट। अब दूसरे में क्या होगा, हेंस द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। अब इसके बाद देखिए ये तो था पॉजिटिव हाफ AC के लिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, अब बात करेंगे इसी का ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अभी कंटिन्यूस। तो अब ये वाला है पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये फिर से वही, ये है हमारा इनपुट AC, और ये वाला है आउटपुट, ये है आउटपुट।
तो आउटपुट के केस में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये फिर से ये है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का ये प्राइमरी कॉइल, ये वाला है इसका सेकेंडरी कॉइल। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसे कि सेम वही प्रोसेस है, तो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट अपर एंड ऑफ सेकेंडरी बिकम्स क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव। और ये था P और ये था P के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो ये बन जाता कौन सा, ये बनता है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज के केस में आउटपुट नहीं देता है, और जब ये बनेगा क्या बनेगा, ये जो बनता है रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज के केस में ये आउटपुट नहीं देता, तो इसीलिए जो नेगेटिव साइकिल वाली आउटपुट, जो ग्रीन कलर वाली आउटपुट है, वो यहां पर नहीं आएगी, ग्रीन वाली आउटपुट नहीं आएगी। उसके बीच में क्या होगा, एक गैप होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसको भेजता है, ये भेजता है जी पॉजिटिव इनपुट सिग्नल को। ये किसको भेजता है, पॉजिटिव इनपुट सिग्नल को ही आउटपुट में कन्वर्ट कर पाता है, नेगेटिव को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो अब इस तरह से आप लिख सकते हो, सिंस ओनली हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ वेव इज ऑब्टेन्ड एज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डीसी, सो जंक्शन डायोड इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फॉरवर्ड वाइजिंग एंड रिवर्स वाइजिंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड वाइजिंग केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड वाइजिंग के केस में मैंने कहा था व्हेन अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड टू द P रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी इज कनेक्टेड टू द N रीजन ऑफ द जंक्शन डायोड। तो क्या होगा फॉरवर्ड के केस में, यहां पर देखिए ये है डिप्लीशन लेयर, यहां से लेके यहां तक ये डायोड है सिंपल। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। जब क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, जब हम लोग पॉजिटिव वाले टर्मिनल को P के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाले टर्मिनल को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, N के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर देखिए आप लेयर में देख सकते हो कि लेयर, जो डिप्लीशन लेयर थी वो ज्यादा थी और डिप्लीशन लेयर यहां पर क्या हो गई, डिप्लीशन लेयर यहां पर कम हो गई। तो डिप्लीशन लेयर जो कम हुई वो किस वजह से कम होती है, जो V है यहां पे, V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, और VV इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ जो रोकने वाला पोटेंशियल है, ठीक है ना, जिस वजह से ये विड्थ क्रिएट हुई थी। अब ये जो ग्राफ आ रहा है इसको बोलते हैं इफेक्टिव, V माइनस B, इसको बोलेंगे इफेक्टिव, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर, इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर में देखिए ये जो विड्थ थी पहले इतना था, अब इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर ये क्या हो गया, ये वाली जो विड्थ है ये क्या हो गई, ये रिड्यूस हो गई। पहले ये ज्यादा थी और ये क्या होगी, कम। तो जिस वजह से जैसे देखिए इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज हो गया तो जो विड्थ होती है, विड्थ भी क्या हो जाती है, विड्थ भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था इसका कौन सा केस, फॉरवर्ड वाइजिंग केस। तो आप बोल सकते हो फॉरवर्ड वाइजिंग केस में जो विड्थ होती है, विड्थ कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये V है बैटरी वाला वोल्टेज, और ये होता है इनके बीच में जो डुअल होता है, ठीक है ना, इसके बीच में, किसके बीच में, डिप्लीशन लेयर में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसी का ही देखिए दूसरा वाला केस, रिवर्स वाइजिंग का केस। तो रिवर्स वाइजिंग केस में देखिए ये डिप्लीशन लेयर है, जब डायोड को किसी भी बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट किया गया, तो लेकिन रिवर्स वाइजिंग कब बनती है, रिवर्स वाइजिंग बनती है व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी इज कनेक्टेड to P region and positive terminal of cell or battery is connected to N region of the junction diode। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो लेयर थी डिप्लीशन लेयर, यहां पर देखिए डिप्लीशन लेयर पहले इतनी थी, लेकिन यहां पर क्या हो जाती है, डिप्लीशन लेयर ये इंक्रीज हो जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी V की वैल्यू क्या है, V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें V है बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, जो रुकावट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, और इनका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस जैसे कि हमने कहा था ये है इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये माइनस नहीं होता, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता है,
ये वाली टर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज, और अगर ये इंक्रीज हो जाता है उस वजह से क्या होता है, विड्थ भी क्या हो जाती है, विड्थ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला है रिवर्स वाइजिंग का केस। रिवर्स वाइजिंग के केस हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में विड्थ पहले इतनी थी और ये विड्थ कितनी हो गई, विड्थ बढ़ जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, हाउ इट इज फॉर्म, कि डायोड कैसे बनता है। ठीक है, तो आपने कोई एक आधा प्रोसेस बताना है कि डायोड कैसे बनता है, और ड्रॉ द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो डायोड के बारे में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने लिखी हुई, तो डायोड की हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिख ली थी पहले, लेकिन अब देखिए आपने बस ये वाला क्वेश्चन करना, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है कि अ सिंगल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद वन पोर्शन डोप्ड विद पेंटावेल, कोई सिंपल प्योर सेमीकंडक्टर लेना है, उसको डोप करना है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के साथ, और एक पोर्शन उसका डोप करना है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के साथ, तो वो बिहेव करेगा कैसे, पीएन जंक्शन डायोड। फिर लिखा हुआ है हाउ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो कैसे बनता है ये, तो यहां पर देखिए, यहां पर मेटल कांटेक्ट नीचे और एक मेटल कांटेक्ट है ऊपर, ये बाद में लगाना है, ये मेटल कांटेक्ट बाद में लगाना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि a small quantity of trivalent impurities say indium is pressed on a thin wafer that is very thin of n-type germanium or silicon semiconductor. Indium is then fused to the surface of n germanium or silicon and produce p-type germanium just below, और जो सेटअप होता है वो बनता है पीएन जंक्शन। कैसे, ये एन टाइप है, ये पूरा पूरा यहां से लेके ये था पूरा पहले एन टाइप का, जो इस तरह से शेड किया। फिर इसमें क्या करना है कि इसमें इंडियम, इस वाले में इंडियम डाल देना है, इंडियम के एटम, इंडियम में देखो कौन सी ट्राइवेलेंट होती है, ट्राइवेलेंट से क्या बन जाएगा, जो ये एन टाइप जर्मेनियम था तो ये पूरा वाला पोर्शन ये क्या बन जाएगा, जैसे फ्यूज्ड हो जाएगा इसके साथ, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बन जाएगा पी टाइप, और जैसे पी टाइप बना तो नीचे भी मेटल कॉन्टैक्ट, ऊपर भी क्या लगा देना है, एक मेटल कॉन्टैक्ट कर देना है, तो उस वजह से जो एन टाइप जर्मेनियम था उसका कुछ पोर्शन, ठीक है, कुछ परसेंटेज वाला जो पोर्शन है वो बन गया था पी टाइप, और दूसरा बन गया एन टाइप, और ये जो पूरा सेटअप जो इसका बन गया, तो देखिए दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर अलोंग विद एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर फॉर्म अ पीएन जंक्शन। तो इस तरह से एक दो मेथड और होते हैं जिससे जंक्शन डायोड बनाए जाते हैं, लेकिन जो ये लिखा हुआ है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड और हाउ इट इज फॉर्म, तो इसके लिए ये सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में है डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, तो आपने याद रखना है कंडक्शन बैंड तो है सेम, कंडक्शन बैंड में कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्शन बैंड है सेम, ये है जी हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड है सेम, लेकिन इसमें क्या होता है कि नीचे वाला है बैलेंस बैंड, यहां से नीचे तक ये बैलेंस बैंड, और इसके बीच में एनर्जी गैप, तो हमें पता है कि एनर्जी गैप तो होता ही है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, द एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू द होल्स, बस इतना ध्यान रखना, होल्स के साथ बैलेंस बैंड के साथ क्या करता है, एक और एनर्जी लेवल बनाता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और एन टाइप में बनता है डोनर एनर्जी लेवल। तो इसमें देखिए ये बन गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वो किसके क्लोज होता है, वो होता है बैलेंस बैंड के बिल्कुल क्लोज होता है। तो देखिए द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन जो ई होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, इज मच लेस देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये ऐसा है कि इसमें देखिए क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या करता है एट रूम टेम्परेचर पे वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड आर इजीली ट्रांसफर्ड, यहां से वो क्या करते हैं, यहां से वो ट्रांसफर होके कहां बैठेंगे, वो एक्सेप्टर लेवल पे जाके बैठ जाते, क्योंकि वो एनर्जी ले लेते हैं, उनके पास थोड़ी सी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो जंप करके कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड पहुंचे, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए, सो वेटिंग रूम है उनका, ये ठीक है ना, वेटिंग एरिया ये। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, कहां पे, एक्सेप्टर लेवल पे क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती रूम टेम्परेचर के बाद, उनके पास थोड़ी सी एनर्जी होती है, और वो कितनी, इस वाले गैप तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल।
इसीलिए क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड। यहां देखिए लार्ज नंबर, ये भी होल्स क्रिएट हो गए, ये भी होल क्रिएट हो गए, ये भी होल क्रिएट हो गए, ये भी होल क्रिएट हो गए, लार्ज नंबर ऑफ होल क्रिएट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में, उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इसका उल्टा होगा, देखना इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि इसके सेकंड पार्ट में दिया है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें लिखा है द फिफ्थ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑक्युपाइज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इज नोन एज डोनर लेवल। ठीक है ना, तो डोनर लेवल एंड बिलो द कंडक्शन बैंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन डोनर लेवल एंड conduction is very small even at room temperature. Room temperature provides sufficient thermal energy to free electron at the donor energy level to jump to the conduction band. These electrons in the conduction band are mainly responsible for the conduction of current. यहां पर देखिए क्या है कि कंडक्शन बैंड तो है ही ऊपर, और उसके बाद ये बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में क्या होगा कि जितने भी आपके जो ये इसमें होता है, ये डोनर एनर्जी लेवल है, ये इसको मान लो डोनर एनर्जी लेवल, जो ये वाली लाइन है ये है डोनर एनर्जी लेवल। इस वाली लाइन को अगर आप कट कर दो तो डोनर एनर्जी लेवल वो होता है कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। और डोनर एनर्जी लेवल में क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर ये क्या करते हैं, जो ये डोनर एनर्जी, क्योंकि ये तो पास है किसके, कंडक्शन बैंड के, इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट हो पाती है, तभी करंट फ्लो करता है। तो यहां पर देखिए ये एट रूम टेम्परेचर पे जंप कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्लोज थे किसके, कंडक्शन बैंड के पास, तो ये जंप कर लेते हैं इजीली किसकी तरफ, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहां पर देखिए लिखा है these electrons in the conduction band are mainly responsible for the conduction of current in n type semiconductor. इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछा गया है कि why is a semiconductor damaged by a strong current, कि स्ट्रॉन्ग करंट से सेमीकंडक्टर डैमेज क्यों होते हैं और कब होते हैं, और स्ट्रॉन्ग करंट कब फ्लो होता है उनके अक्रॉस, कंट्रोल में कब नहीं होता सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड वे में उसमें करंट कब फ्लो करता है। तो यहां लिखा व्हेन अ स्ट्रॉन्ग करंट पासेस थ्रू अ सेमीकंडक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये इसका मेन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन, जब भी हम लोग रिवर्स वाइज में लगाते हैं सेमीकंडक्टर को तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। उस पर्पज के लिए एक नए तरह का सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड डिजाइन नहीं हुआ किसके लिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज में काम करने के लिए। दिस हीट एनर्जी ब्रेक्स ऑलमोस्ट द कोवलेंट बॉन्ड इन द सेमीकंडक्टर व्हिच बिकम्स डैमेज्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये केस है किसका, रिवर्स वाइज वाला केस, जिसमें कि अगर आप डायोड को रिवर्स वाइज केस में लगाओगे तो वो हीट हो जाएगा ज्यादा, हीटअप हो जाएगा ज्यादा, और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो जब तक वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक होता है तब तक तो करंट थोड़ा कंट्रोल में जाता है, लेकिन उसके बाद रैपिडली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है अनकंट्रोल्ड वे में, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, हाउ डज कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाई। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ उनकी उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग मेटल और कंडक्टर की बात करें तो उसमें होता था उल्टा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी है वो हो जाती है डिक्रीज। तो क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए एट 0 केल्विन की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर शेयर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वो 0 केल्विन पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू द कंडक्शन ऑफ द करंट। तो वो होता है इंसुलेटर। 0 केल्विन पे वो कैसा बिहेव करेंगे, वो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर की तरह, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। लेकिन व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, जैसे हम लोग टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है जब टेम्परेचर के साथ उनको एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड और द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। और उसमें इन अदर वर्ड कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये था लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का। तो कुल 10-12 क्वेश्चन है और 10-12 क्वेश्चन में से ही आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूले।
आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए।